हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑरेंज कैंडी खाना कैसे रमा की बहू के लिए जान पर बनाता है, ये सुनकर हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं। कविता को ऑरेंज कैंडी खाना इतना ज्यादा पसंद था कि जिसके चलते उसकी जान पर बनाई। चलिए जानते हैं इस कहानी को आगे कि कैसे कविता की इस आदत से उसके जान पर खतरा मंडराने लगा था। रमा और कविता एक रोज मंदिर जाने का प्लान बनाते हैं। ऐसे में रमा और कविता दोनों 2 दिन के सफर के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही रमा और कविता मंदिर पहुंचते हैं, तभी कविता को मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है जिसमें कैंडी, इमली, चटपटी गोलियां ये सब मिल रहे थे, जिसे देखकर कविता खुशी से अपनी सास रमा से कहती है, माँ जी देखिए, इस दुकान में वो ऑरेंज वाली कैंडी भी मिल रही है जो हमारे समय में स्कूल के बाहर मिला करती थी। बहू, हम मंदिर आए हैं, चल चल कर पहले पूजा करें, फिर तुझे जो लेना होगा वो खरीद लियो। नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी 5 कैंडी ही ले लेती हूँ, बाद में खत्म हो गई तो मैं क्या करूँगी। चल ले ले जल्दी, फिर मंदिर चलते हैं। कविता ऑरेंज कैंडी को देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और बहुत सारी ऑरेंज कैंडी खरीद लेती है। ऐसे में मंदिर से होकर जब रमा और वो घर के लिए निकलते हैं, वैसे ही कविता बस में खूब सारी ऑरेंज कैंडी खाती है और जब कविता घर पहुंचती है तो अपनी सास रमा को कहती है, माँ जी, मुझे मंदिर घूमने में तो बहुत मजा आया, लेकिन अब मुझे उस ऑरेंज कैंडी की आदत सी हो गई है। लेकिन तूने तो उस ऑरेंज कैंडी के कई पैकेट खरीदे थे। क्या माँ जी, वो तो खत्म हो गए ना। मुझे वो इतने अच्छे लगे कि मैं तो सारा रास्ते में ही खा गई। अब तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, पूछ ले बाकी रवि से, वो आएगा तो ऑफिस से आता हुआ लेता आएगा। ये सुनकर कविता जल्दी से अपने पति रवि को कॉल करती है और अपने पति रवि से कहती है, सुनिए जी, आप ऑफिस से आते हुए मेरे लिए ऑरेंज कैंडी ले आना। क्या ले आऊं? ऑरेंज कैंडी? पागल हो क्या? मुझे नहीं पता, आपको मेरे लिए ऑरेंज कैंडी लानी ही होगी। अच्छा, मिलेगी तो लेता आऊंगा। देर शाम रवि ऑफिस से घर आता है और रवि को देखकर कविता रवि से कहती है, जो मैंने मंगाया था वो आप लेकर आए हैं ना? हाँ, ले तो आया हूँ, लेकिन ये क्या तुम्हें बच्चों वाली चीजें खाने का शौक चढ़ा हुआ है? मुझे ये मंदिर जाते वक्त मिला था और जब मैंने इसे खाया ना तो मुझे अब मन हो रहा है फिर से इसे खाने का। तो आप ऑफिस से आते वक्त ले आया करना ना। अब कविता को ऑरेंज कैंडी खाने की इतनी ज्यादा आदत हो गई थी कि वो हर वक्त ऑरेंज कैंडी ही खाती रहती थी। एक रोज कविता खाना बना रही थी, तभी कविता के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है और अपनी माँ से बात करने के लिए जैसे ही कविता ऑरेंज कैंडी को मुंह से निकालकर चूल्हे पर रखती है, वैसे ही रमा ये देख लेती है और वो उस समय तो कुछ नहीं कहती। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कविता रमा को चाय देने जाती है, तभी रमा कविता को ताने देते हुए कहती है, बहू, चाय ज्यादा मीठी नहीं कर दी आज तूने। नहीं माँ जी, आप पीकर तो देखो। नहीं, मुझे लगा जो ऑरेंज कैंडी तू खा रही थी वही तूने इस चाय में डाल दी हो। माँ जी राम राम, कैसी बातें कर रही हैं आप ये। अब मुझे तेरे हाथों की खाने पर विश्वास भी नहीं है, क्या पता उसमें तो ऑरेंज कैंडी खाते हुए डाल दे। इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं। एक हद तक चीजें अच्छी लगती है, लेकिन कविता ने तो ऑरेंज कैंडी खाने को लेकर घर में रोज नया नया ड्रामा शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने अब की बार ऑरेंज कैंडी खाते हुए उसे सोफे पर निकाल कर रख दिया था और वो भूल जाती है। और जब रमा उस कैंडी पर बैठ जाती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ तो उसके कपड़ों पर लग गया है। ऐसे में जब रमा को पता चलता है कि वो कैंडी पर बैठ गई है तो रमा अपने घर में बहुत बवाल मचाती है। बहू, तुझे मैं अब कैसे समझाऊं? अब ऑरेंज कैंडी खाने की तेरी ये आदत तो अच्छी थी, लेकिन अब तो इन कैंडी को खा खा कर कहीं भी उगल देती है। माँ जी, वो तो गलती से हो गया है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब तेरे मुंह से कैंडी भी गलती से निकल रही है, कहीं भी पड़ी मिलती है, ये कहना चाहती है तू? नहीं माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी इन सब चीजों का। रमा अपनी बहू के ऑरेंज कैंडी खाने की आदतों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो अपनी बहू को समझा तो देती है, लेकिन उसकी बहू को इतनी जल्दी कहाँ समझ में आने वाला था। वो फिर कहीं ना कहीं से मांगकर ऑरेंज कैंडी खा ही लिया करती। एक दिन कविता कैंडी खाकर रमा के बिस्तर पर रख देती है, जिससे वहाँ चींटियां लग जाती है। सोते वक्त वो चींटियां रमा के चेहरे पर काट लेती है, जिससे उसका चेहरा सूज जाता है। एक रोज कविता के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है, तो वो कविता को देखकर कहती है, बहू, तेरी सास कहीं नजर नहीं आ रही है?
कहाँ है? वो मुझे कल से ही नहीं दिख रही है। अरे आंटी जी, वो तो रही सोफे पर बैठी हुई। ये रमा को क्या हुआ? इसका चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? क्या बताऊं विमला, मेरी बहू के ये सारे कारनामे हैं। इसने ही ऑरेंज कैंडी खाकर मेरे बिस्तर पर रख दिया होगा। वहाँ पर चींटी लग गई, लाल वाली, और जैसे ही मैं सोने गई सारी चींटियों ने मुझ पर हमला कर दिया। राम राम, देख तो कितने दाने, और मुंह भी कैसे सूज गया है तेरा रमा। मुझे याद नहीं रहा कैसे और कब माँ जी के बिस्तर पर मैंने ये कैंडी रख दी। हाँ हाँ, तुझे तो बस खाना ही याद रहता है, तू कहाँ कुछ करती है। अब तो इस ऑरेंज कैंडी के भी हाथ पैर हो गए हैं, निकल जाते होंगे तेरे मुंह से और बिस्तर पर आ जाते होंगे। बहू, ये तो तू गलत ही कर रही है। जैसे को तैसा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, और ऐसा ही कुछ कविता के साथ भी होने वाला था। उसकी ऑरेंज कैंडी खाने की आदत तो उसकी ही जान पर बनने वाली थी। एक रोज कविता ऑरेंज कैंडी खाने के लिए पैकेट को खोलती है और उसमें से 2 कैंडी निकालकर खाने लगती है। लेकिन जैसे ही कविता उन्हें मुंह में डालती है, वैसे ही रमा की आवाज आती है। बहू कहाँ है तू? कोई आया है गेट पर, जाकर देख, या बच्चे शरारत कर रहे हैं, कोई तो होगा ही। अपनी सास की आवाज सुनकर जैसे ही कविता आई माँ जी ऐसा बोलने वाली होती है, तभी वो ऑरेंज कैंडी कविता के गले में फंस जाती है। कविता अपनी सास के पास जाकर गले में कुछ फंसे होने का इशारा करती है। तभी उसकी सास रमा ये देखकर अपनी बहू से कहती है, हे भगवान, ये क्या हुआ मेरी बहू को? कहीं से मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ रहे? क्या हुआ बहू, कुछ तो बोल। तभी कविता अपने गले की ओर इशारा करती है और ये देखकर रमा अपनी बहू से कहती है, बहू बोलना, इसकी तो आवाज चली गई, क्या हो गया इसे, कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूं? अभी भी कविता अपनी सास को समझाने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन वो नहीं समझ पाती है। लेकिन अब की बार कविता अपनी सास को इशारों में कहती है कि वो उसकी पीठ पर मुक्का मारे, और जैसे ही रमा ये समझकर कविता की पीठ पर मुक्का मारती है, वैसे ही कविता के गले में फंसी वो कैंडी निकल जाती है। और ये देखकर रमा भी अपनी बहू से कहती है, बहू तुझे ऐसा कहना था ना कि तेरे गले में कैंडी फंसी हुई है। माँ जी, मैं कब से तो इशारे किए जा रही थी, पर आप हैं कि समझने को तैयार ही नहीं थी। मुझे तो लगा एक पलकों की तुझे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। माँ जी, आप तो अच्छे खासे लोगों को भी पागल बना देती हैं। रमा जब ये सुनती है कि उसकी बहू के गले में कैंडी फंसी थी, तो वो अपनी बहू कविता को समझाती है और कविता से कहती है, बहू अब ये कैंडी खाना तू कब छोड़ेगी? ऐसे किसी दिन तेरी जान भी जा सकती है। ना माँ जी ना, अब मैं इस ऑरेंज कैंडी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इसकी जगह ऑरेंज जूस पी लिया कर, मन बहल जाएगा। ये सब बेकार चीजें होती है, आज तो तेरी जान पर ही बनाई थी। इस तरह कविता की अब जान पर बनाती है। तब जाकर वो ऑरेंज कैंडी खाना छोड़ती है और उसके बाद से वो कभी ऑरेंज कैंडी को हाथ तक नहीं लगाती और उसकी सास की भी परेशानी खत्म हो जाती है। बाकी सब लोगों से तो वचन पूरे हो गए, अब बस मेरी प्यारी सासू माँ की बारी है। अब जल्दी उनको भी बाकी सबके पास पहुँचा दूंगी, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्राची ये क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। प्राची शादी करके अपने ससुराल आती है और ससुराल आने के बाद सभी उसका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। प्राची को उसके ससुराल वाले बहुत प्यार करते थे। प्राची के अपने ससुराल आने के बाद उसकी ननद सिमी प्राची से बोलती है, भाभी आप कितनी अच्छी हो, आप जब से घर में आई हो घर का माहौल ही बदल गया है। अभी तो खुशी का माहौल है, पर इस खुशी के माहौल को मैंने मातम के माहौल में न बदल दिया तो मेरा नाम भी प्राची नहीं। क्या भाभी आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्यों, तुमने कुछ सुना क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। इतना बोलकर सिमी प्राची को अपना कमरा दिखाने के लिए लेकर चली जाती है और वहाँ पर उसको अपना कमरा दिखाती है। थोड़ी ही देर में सिमी वहाँ से चली जाती है और फिर उस कमरे में बस प्राची रहती है। तभी वो खुद से बोलती है, अब मैं अपने ससुराल आई हूँ तो यहाँ आने से पहले जो मैंने फेरे लिए थे वो पूरे तो करूँ। यही वचन लिया था ना मैंने कि मैं अपने ससुराल वालों की खुशी का पूरा ध्यान रखूंगी। तो ठीक है, अब मैं सिम्मी के पसंदीदा कमरे को आग लगाकर जला देती हूँ और उसकी खुशी ले लेती हूँ। इतना बोलकर प्राची सिम्मी के कमरे में आग लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। जब सबको पता चलता है आग लगने का तो इल्जाम भी सिम्मी पर ही लगा देती है।
थोड़े दिन तक घर में ऐसे ही ठंडा सा माहौल बना रहता है। जैसे ही माहौल कुछ ठीक होता है तो एक दिन प्राची अपने कमरे में अपने पति विनोद के साथ बैठी होती है। तभी विनोद उससे कहता है, प्राची, ये मेरे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ही जरूरी हैं, संभाल कर रख देना, इसकी वजह से आज हमारा काम चल रहा है। आप टेंशन मत लो, मैं इसे खुद से ज्यादा संभाल कर रखूंगी। इतना बोलकर प्राची उस डॉक्यूमेंट की सारी जरूरी खबर विनोद के बिजनेस के दुश्मनों को दे देती है और कहती है, यही था ना दूसरे फेरे का वचन कि मैं आपके सुख दुख में साथ दूंगी, पर मैं तो बस दुख में साथ दे रही हूँ और उस दुख में मैं बहुत खुश हूँ और पार्टी भी करूँगी। प्राची बहुत खुश हो रही होती है कि विनोद को पता चल जाता है कि उसके ऑफिस के डॉक्यूमेंट की जानकारी बाहर आ गई है। तो वो घर जाकर बोलता है, अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा पूरा काम खत्म हो गया, अब तो ये नौबत आ गई है कि हमें ये घर भी बेचना पड़ सकता है। विनोद की आवाज सुनकर उसकी माँ लता और पिता आनंद और प्राची सिम्मी भी वहीं आते हैं। तभी लता बोलती है, लेकिन बेटा ये सब अचानक से थोड़ी हो सकता है, कोई तो होगा ही ये सब करने वाला। माँ, अब क्या फायदा ये सोचकर, अब तो हम बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे कैसे, मेरे अभी बहुत जान पहचान वाले हैं, मैं अभी बात करता हूँ, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही। सबसे बात कर चुका हूँ मैं, सबने मेरा नाम सुनकर ही फोन रख दिया है। अब भैया क्या होगा? अगर ये घर भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? अभी तो बस खेल शुरू हुआ है, अंजाम के लिए रुको, तब पता चलेगा सबको। बेटा हमें ना घर में पूजा करवानी चाहिए, जरूर कुछ तो दोष चल रहा होगा तभी ये सब हो रहा है, क्या पता पूजा करवाने से सब ठीक हो जाए। इतना बोलकर लता प्राची के साथ पूजा की तैयारी में लग जाती है और लता तैयारी ही कर रही होती है कि प्राची सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और आनंद सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाता है और विनोद जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और आनंद की पट्टी करवाता है। सबको परेशान देखकर प्राची कहती है, चलो एक फेरा और पूरा हो गया, पति के माँ बाप को अपने माँ बाप मानना, हो गया माँ बाप को आराम। माँ आप सही बोल रही थी, घर में पक्का कोई दोष है, या तो हमारी भाभी में ही कोई दोष है। जब से वो आई हैं तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है। ये क्या बोल रही है तू? तेरी भाभी हमारे साथ हर परेशानी में खड़ी है और तू उसे ही गलत बोल रही है। चुप हो जा। हाँ, बहू तो बिना कुछ शिकायत करे हमारी मुसीबतों में सहारा बन रही है। अगर आप लोगों को यही लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ये तुम कैसी बात कर रही हो? हमने तुम्हें कभी कुछ बोला है? नहीं ना? बहू तू खुद को दोषी मत मान, ये सब किस्मत का खेल है और तू सिम्मी की बातों को दिल से मत लगा। प्राची अपने कमरे में चली जाती है और रोज कुछ न कुछ करके अपनी शादी के फेरों को उल्टा कर रही थी, शादी के सारे वचनों को उल्टा कर रही थी। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहता है। प्राची घर में सभी लोगों को हद से ज्यादा तकलीफ दे चुकी थी। कुछ दिनों बाद वो सोचती है, बाकी सब लोगों से तो वचन पूरे हो गए, अब बस मेरी प्यारी सासू माँ की बारी है। अब जल्दी उनको भी बाकी सबके पास पहुँचा दूंगी, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। प्राची खुद से बात कर ही रही होती है कि लता उसकी सारी बातें सुन लेती है और सारी बातें सुनने के बाद प्राची के पास जाकर बोलती है, बहू हमने तुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन तूने हमारे साथ विश्वासघात किया, क्यों? आप लोगों की वजह से ही आज मेरी ऐसी हालत है। आप लोग तो अमीर है ना, आपको क्या पता कि हम पर क्या गुजरती है। ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? ऐसा भी क्या हो गया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, तू किस गुनाह की हम लोगों को सजा दे रही है? अभी तो सजा मिली ही कहाँ है, आप लोग भी वैसे ही दिन देखोगे जैसे मैंने देखे थे, तब पता चलेगा आपको भी। बहू तू क्या भूल गई? तू हमारे घर पर विनोद से 7 फेरे लेने के बाद आई थी, फिर तू क्यों उन फेरों को उल्टा कर रही है? आपके घर एक समीरा नाम की लड़की काम करती थी जो आप लोगों की बहुत इज्जत करती थी और उसे आप लोगों की जरूरत पड़ी तो आप लोगों ने उसे मुसीबत में छोड़ दिया। तुम कैसे समीरा को जानती हो? तुम समीरा की कौन लगती हो? मैं समीरा की बहन हूँ। जब समीरा का एक्सीडेंट हुआ तो आप लोगों ने क्या किया? उसका इलाज करवाने की बजाय उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसे हॉस्पिटल तक नहीं लेके गए। आज आप लोगों की वजह से मेरी बहन हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुकी है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। आपको अब भी शर्म नहीं आई?
सारी सच्चाई बाहर आने के बाद भी आप झूठ बोल रही हैं। तुम्हारी बहन को बचाने के लिए हम ही डॉक्टर को बुलाने गए थे। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ, पता कर लेना। हमने पुलिस की भी जांच करवाने के लिए कहा था। हमारे लिए समीरा बस एक काम वाली नहीं थी बल्कि हमारे घर की सदस्य थी। अगर ऐसा ही था तो जब मेरे पिताजी यहाँ आए तो समीरा अकेले क्यों पड़ी थी? क्यों उसके साथ कोई नहीं था? कोई इसलिए नहीं था क्योंकि जब हमने पुलिस को कॉल किया था तो पुलिस ने यही बोला कि ये कोई प्लानिंग भी हो सकती है, इसलिए जब तक पुलिस ना आए तब तक उसके पास कोई ना जाए। बस डॉक्टर को जाने की परमिशन थी और जब तक डॉक्टर्स आते उससे पहले ही समीरा कहीं गायब हो गई थी। हमने बहुत पता लगाया लेकिन कहीं नहीं मिली थी। ये आप क्या बोल रही हैं? मतलब कि अब तक मैं जो सोच रही थी वो गलत था। मैं पूरा सच जाने बिना ही आप लोगों को तकलीफ पहुंचा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। बहू, हम तो तुझे अपनी बेटी मानते थे और समीरा को भी घर का सदस्य मानते थे। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है। मुझे बस यही लगा कि आप लोगों की इतनी सेवा करने का उसे ये फल मिला और उसी का मैं बदला लेना चाहती थी। आप चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो भी किया अनजाने में किया, लेकिन बात ये है जो भी हुआ वो ठीक कैसे होगा। तूने जो बदले की आग में अपनी सीधे फेरे को उल्टे किए हैं वो सब ठीक तो करना ही होगा। माँ जी, अगर गलती मैंने की है तो सुधार भी मैं ही करूँगी। आप चिंता मत करिए, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्राची को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर के सभी सदस्यों से माफी मांगती है। कुछ लोग उसे माफ कर देते हैं और कुछ थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सभी मान जाते हैं और प्राची विनोद के बिजनेस में हाथ बटाने लगती है और थोड़े टाइम बाद सब ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।